हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होगे, मस्त होगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम इसमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हो, लर्न विद चाहत। तो इस चैनल पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं टाइम निकाल कर आपको रिप्लाई ज़रूर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो यहाँ पे हम ऐसे संगठन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होगा। तो ऐसा संगठन जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हो, ना ही तो वो स्टेट लेवल पे हो, ना ही वो नेशन लेवल पे हो। क्योंकि हम सबको पता है कि वैसे अगर देखें देशों में, तो देशों की अपनी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अगर कोई लड़ाई वगैरह होती है तो वो सब देख रेख करना गवर्नमेंट का काम होता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। गवर्नमेंट नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती इंटरनेशनल लेवल पे। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखो, वैसे बेसिकली हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। बेसिकली हम उस यूएनओ के बारे में पढ़ने वाले पूरे चैप्टर में। तो यूएनओ की आवश्यकता क्यों पड़ती है? शांतिपूर्ण समाधान के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़ाई हो गई है या देशों में कन्फ्लिक्ट्स ऐसे चल रहे हैं कि लड़ाई हो सकती है, तो युद्ध ना होने देना, ठीक है। बातचीत के ज़रिए उनकी जो लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसको सॉर्ट आउट करना। विश्व के आर्थिक सांस्कृतिक विकास में सहायक होता है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटना, स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग से निपटना। तो प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई फ्लड आ जाए, सूखा पड़ जाए या कोई महामारी आ जाए, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से भी निपटने के लिए यूएनओ की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब ग्लोबल वार्मिंग, आप सबको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक ताप वृद्धि, यानी वैश्विक स्तर पर गर्मी का बढ़ना, ताप का, टेम्परेचर का बढ़ना। तो क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अराउंड एक ओजोन लेयर है। जो सन की रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, वो डायरेक्टली हमारे पास नहीं आती हैं। अगर वो डायरेक्टली आ जाएं तो हमें स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, कैटरैक्ट हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, ऐसी ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं उससे। तो वो जो अल्ट्रा वायलेट रेज है सन की, वो पराबैंगनी किरणों में से पास होके आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज में से, जिस वजह से वो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। अब जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ा, जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का और ज़्यादा इमिशन किया गया, तो उससे क्या हुआ, गर्मी बढ़ी तो ओजोन गैस की परत में छेद हो गया, जिस वजह से जो यूवी रेज है वो डायरेक्टली हमारे ऊपर आने लगी हैं, और जो कि ऑब्वियसली हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो ये क्या है, ये किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे देशों की, मतलब पूरे विश्व की प्रॉब्लम है ये। तो ऐसी समस्या से निपटने में कौन हेल्पफुल रहता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ हेल्पफुल रहता है। युद्धों की रोकथाम करना, अगर युद्ध हो गया है तो उससे होने वाली जो हानि है उसको कम करना है, अगर हो सकता है तो उसकी रोकथाम करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बढ़ावा देना। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से हमें यूएनओ की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और इंडिया कब जुड़ा था उसमें? 30 अक्टूबर 1945 को जुड़ा था। इसमें पहले 51 देश थे, 51 देशों ने मिलकर चार्टर पे साइन किया था, ठीक है। और 51वां देश था पोलैंड।
और अब इसमें 193 देश हैं। और सबसे लास्ट में कौन जुड़ा है इसमें? दक्षिणी सूडान। ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि ये MCQ में पूछ लिया जाता है, दोनों ही पूछ लिए जाते हैं। मैं कुछ डेफिनेशंस उठा के लाई हूँ आपकी ही NCERT से, ताकि आप UNO को और अच्छे से समझ पाओ। तो ये जो डेफिनेशन है ये डैग हैमरशोल्ड की है, ये UNO के दूसरे महासचिव थे। तो ये कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है। UNO जो था वो 1945 में बना था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो वो ये कहते हैं कि UNO का जो गठन है ना, वो ऐसा नहीं है कि दुनिया को स्वर्ग बना दिया जाए, वहाँ पे कोई लड़ाई ही ना हो, झगड़ा ही ना हो, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो, ऐसा दुनिया को ऐसा बना देने के लिए UNO का गठन नहीं हुआ है। लेकिन UNO का गठन क्यों हुआ है? उसे नर्क से बचाने के लिए। ये जो बड़े बड़े लेवल पे ये जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो ये बहुत बड़े लेवल पे जो तबाही हो जाती है, इन सारी चीज़ों से, ये नर्क के समान है। तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए UNO का गठन हुआ है। एक और फेमस पर्सनैलिटी की कुछ कोटेशन है, वो मैं बताती हूँ आपको। ये हैं शशि थरूर। ये UNO में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिव रह चुके हैं। तो ये कहते हैं हथियार लड़ाने की बजाय जुबान लड़ाई जानी चाहिए। ठीक है, क्या यह बात बेहतर नहीं है कि ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हों और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं? लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने, वो कहते हैं कि हम वेपन्स उठाएं, एक दूसरे का सर कलम करें। इससे बेहतर तो ये होगा कि हम एक जगह पे बैठे, सारे देश इकट्ठे हों और वहाँ पे वो एक दूसरे का अपनी बातों से सर खाएं। तो ये तो वेपन से सर कलम करने से ज़्यादा बेटर हुआ ना। तो ये यही कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ है सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया? तो नहीं, पहले बना था लीग ऑफ नेशंस। ये बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ये इसे बेसिकली इसलिए बनाया गया था ताकि ये विश्व में शांति लेकर आए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होने दें। कुछ हद तक ये कामयाब भी रहा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को तो ये नहीं रोक पाया। इसलिए फिर इसको हटा दिया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया जाता है 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उससे पहले लीग ऑफ नेशंस होता था। तो यूएन के उद्देश्य अभी हम वैसे पढ़ चुके हैं, तो आपको समझ आ चुका होगा कि यूएनओ को क्यों बनाया गया था। शांति और सुरक्षा में बढ़ावा देने के लिए, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए, आपसी सहयोग से समस्याओं का हल करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करवाने के लिए भी यूएन का गठन हुआ था। राज्यों की स्वतंत्रता का आदर करने के लिए, कोई भी दूसरा राज्य एक दूसरे राज्य की संप्रभुता में दखल अंदाजी ना करे, उस पर कब्जे ना करे, साम्राज्यवाद की नीति ना अपनाए। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों की वजह से यूएनओ का गठन किया गया था। ये यूएनओ के उद्देश्य थे, ताकि यूएनओ के होते कोई भी दूसरा देश दूसरे देश पे कब्जा ना करे। अब यूएनओ की संरचना क्या है? यूएनओ के अंग हैं 5। पहले होते थे 6, अब हो गए हैं 5। तो कौन कौन से अंग होते हैं? सचिवालय, सुरक्षा परिषद, ये सबसे शक्तिशाली अंग है यूएनओ का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, महासभा और न्यायशीलता परिषद। ये पहले हुआ करता था, लेकिन 1994 में इसे समाप्त कर दिया गया। तो यूएन का सबसे शक्तिशाली अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद है। हम सबसे पहले सुरक्षा परिषद के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सुरक्षा परिषद में बहुत इम्पोर्टेंट फैसले लिए जाते हैं। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। 5 इसमें स्थायी परमानेंट मेंबर होते हैं, जिन्हें P5 भी बोला जाता है, और 10 इसमें अस्थायी
नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं इसमें। तो टोटल ऐसे इसमें 15 मेंबर्स हो जाते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य कौन है इसमें? अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। और इन पांचों देशों को स्थायी सदस्य क्यों बनाया गया? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे ताकतवर देश थे, इसलिए इन्हें यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद में इन्हें स्थायी सदस्यता मिली। और इन देशों के पास एडवांटेज क्या है? इनके पास है वीटो पावर, यानी कि निषेध अधिकार। वीटो पावर मतलब निषेध अधिकार, मना करना। यानी अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होने जा रहा है तो ये देश क्या कर सकते हैं? उस फैसले के लिए मना कर सकते हैं। अगर ये मना कर देते हैं तो वो फैसला फिर नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि सारे मना करेंगे, कोई एक भी मना कर देगा ना तो फिर वो फैसला नहीं होगा। और 10 अस्थायी सदस्यों का क्या रहता है? ये हर 2 साल में बदलते रहते हैं। इनका कार्यकाल होता है 2 साल के बाद। और जैसे 2 साल एक देश आया, ठीक है, मान लो इंडिया आया, तो कॉन्जिक्यूटिवली वो फिर से नहीं आ सकता। जैसे अभी मान लो उसने 21-22 में वो 2 साल रहा और उसके बाद वो 23 में फिर से नहीं आ सकता है। इंडिया यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि सारे देशों को मौका मिलना चाहिए। और यूएनएससी का उद्देश्य क्या था? कि विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, और अनिवार्य निर्णय को घोषित करने का अधिकार भी किसके पास है? सुरक्षा परिषद के पास है। तो संयुक्त राष्ट्र का अगला अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो 1980 तक इसका काफ़ी कम प्रयोग किया गया, लेकिन उसके बाद विकासशील देशों ने इसका प्रयोग स्टार्ट किया था। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान किया जाता है और 15 न्यायाधीश होते हैं जो कि 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और उनका चुनाव कैसे होता है? आम सभा और सुरक्षा परिषद में पूर्ण बहुमत द्वारा उन 15 न्यायाधीशों का चुनाव होता है और वो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो हेग, नीदरलैंड में है। MCQ में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आम सभा। आम सभा एक मात्र ऐसी संस्था है जिसके प्रत्येक हर एक सदस्य को एक वोट हासिल होता है और इसमें 193 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, यानी कि उनके जो प्रेसिडेंट्स होते हैं या जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो शामिल होते हैं। और सभी को समानता है। हर वर्ष सम्मेलन होता है वहाँ पे। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में आने वाले विषयों पर चर्चा करती है, ठीक है, विचार विमर्श करती है। प्रमुख निर्णय जो होते हैं और उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। अगर वर्ल्ड में कोई ऐसा फैसला लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? आम सभा में 2/3 बहुमत चाहिए होता है, यानी कि 2/3 देश वोट करेंगे और 2/3 देश जो हैं वो राजी होंगे तो ही वो फैसला पास हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अंग है सचिवालय। प्रमुख संगठनों के कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ तैयार करना इसका काम होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला चेहरा कौन होता है? महासचिव होता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और यह सचिवालय का प्रमुख होता है। वर्तमान में UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं जो कि पुर्तगाल से हैं और ये 9वें महासचिव है। बने कब हैं? 2017 में बने हैं। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा 5 सालों के लिए करती है। कौन करती है? आम सभा। किसके सलाह पर करती है? सुरक्षा परिषद की सलाह पर करती है। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए करती है। किसकी नियुक्ति करती है? महासचिव की। इस समय महासचिव कौन है UN के? तो एंटोनियो गुटेरस हैं, पुर्तगाल से हैं, 9वें महासचिव हैं और 2017 में बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ से। आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद की अगर बात करें तो सदस्य देशों का चुनाव, इसकी जो सदस्य देश हैं जो इसके उनका चुनाव कैसे होता है? आम सभा 3 वर्ष के लिए करती है और अभी इसमें 54 सदस्य हैं। सभी भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। नेक्स्ट है न्यायसिता परिषद, जो कि UN का पहले अंग हुआ करते थे लेकिन अब नहीं हुआ करता। इसे 1994 में समाप्त कर दिया है। इसका उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पराजित देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना था। इसमें 11 देशों को रखा गया था और 1994 के बाद इसको समाप्त कर दिया गया है।
नेक्स्ट टॉपिक है, यूएन के कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती है और सुरक्षा परिषद में भी चर्चा होती है। ठीक है, सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती है, सुरक्षा परिषद में भी चर्चा होती है। और कुछ एजेंसियां हैं यूएन की, कौन कौन सी हैं? देखो, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कुछ एजेंसियां जैसे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये ना जो फुल फॉर्म्स हैं, ये ना एमसीक्यू में कई बार पूछ ही जाते हैं और फिर हमें नहीं आता तो हमें लगता है कि हमने इतनी सी नॉर्मल सी फुल फॉर्म याद नहीं की और हमारा उस वजह से 1 मार्क्स डिडक्ट हो गया, तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए ये आप बहुत अच्छे से याद करके जाना। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्च आयोग। UNHRC, दोनों में बस इतना सा फ़र्क है, UNHCR और इसमें है UNHRC। ये बहुत ध्यान रखना, गलत करके मत आना पेपर में। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। इसका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड नॉर्मली भी दे रखा है आपका बुक में फुल फॉर्म, वो भी आए पेपर में तो उसे भी टिक कर देना, ये मैंने गूगल सर्च करके निकाला है। नेक्स्ट है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो ये थी कुछ एजेंसीज, इनकी आपको शॉर्ट फॉर्म्स और फुल फॉर्म्स बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक है शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछ लिया जाता है 6 नंबर में। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 तरह के बुनियादी सुधारों की ज़रूरत है। पहला तो है प्रक्रिया और ढांचे में सुधार और दूसरा है न्याय अधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। तो ये वाला टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि 1991 से विश्व राजनीति में क्या क्या बदलाव आए। तो 1991 में सोवियत संघ बिखर गया था और उसके बाद क्या हुआ था, अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर देश बन गया, हर जगह अमेरिका का ही वर्चस्व दिखाई देने लगा। USSR के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध संयोगात्मक हो गए हैं। चीन बड़ी तेज़ी से एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आ रहा है, हमें पता है, वो 2nd नंबर पे आने लग गया और भारत भी तेज़ी से इस दिशा में अग्रसर है। भारत भी अपना अच्छे से ग्रो कर रहा है। अच्छा, आप मुझे बताना कि गूगल पे सर्च करके बताना कि जो इंडिया है वो इकोनॉमी के मामले में और सेना के मामले में कौन से नंबर पे आता है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, आपका होमवर्क है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है, एशिया में भी डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। और अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में भी शामिल हुए हैं और ये देश USSR से आज़ाद हुए अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं। तो कौन कौन से नए देश शामिल हुए हैं जो पहले USSR का सदस्य होते थे, पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश जो हैं, साम्यवादी देश, वो भी UN में शामिल हुए हैं। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी मौजूद है। अब विश्व के सामने क्या है, नई नई चुनौतियां आने लग गई हैं, जैसे कि जनसंहार, गृह युद्ध, सिविल वॉर, जातीय संघर्ष श्रीलंका में देखने को मिला, लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने। आतंकवाद देखें तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। और पाकिस्तान देश को अगर देखें तो वहाँ पे तो आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। परमाणुक प्रसार हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स का प्रसार हो रहा है और जलवायु में बदलाव आ गया, पर्यावरण में हानि हो रही है, महामारी आ गई है, महामारियाँ देखने को मिल रही हैं अलग अलग नई नई प्रकार की। जैसे अभी कोरोना आया तो कुछ टाइम पहले, अब उसके केसेस फिर से देखने को मिल रहे हैं। तो अब आते हैं प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार पर। तो UN में सुधार होने चाहिए, इस सवाल पर बहुत ज़्यादा सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए ये बहुत थोड़ा कठिन मैटर है।
सन 1992 में क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत होता है और उस प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतें थी। और क्या क्या वो 3 शिकायतें थी कि सुरक्षा परिषद अब वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता है और जो इसके फैसले होते हैं उस पर पश्चिमी मूल्यों यानी अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों की छाप रहती है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। आप देखोगे एशिया के कितने सारे देश हैं लेकिन साउथ अफ्रीका का कोई देश ही नहीं है। यूरोप के भी कितने सारे देश हैं लेकिन साउथ अफ्रीका का तो कोई देश है ही नहीं स्थायी सदस्यों में। यूरोप से देखोगे तो फ्रांस है, ब्रिटेन है, और एशिया से देखोगे तो रशिया है, चाइना है, लेकिन साउथ अफ्रीका से तो कोई देश ही नहीं है। यूएन के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती मांगों के मद्देनजर रखते हुए 1 जनवरी 1997 को क्या होता है कि यूएन के महासचिव कोफी अन्नान, ये नाम ज़रूर रखना है और जो भी मैं रेड में लिख देती हूँ इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो होता है वो तो मैं आपको वैसे भी बता के चलती हूँ, लेकिन जो रेड में मैं लिखती हूँ वो MCQ के उस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो 1 जनवरी 1997 को यूएन के महासचिव कोफी अन्नन ने एक जांच शुरू की और इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मापदंड सुझाए गए कि अगर कोई भी देश यूएन की सुरक्षा परिषद में स्थायी या अस्थायी सदस्य बनना चाहता है तो उसको कौन कौन सी शर्तों को पूरा करना होगा। तो कौन कौन से थे वो मापदंड कि वो देश एक बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, उसके पास एक बड़ी सेना होनी चाहिए और यूएन के बजट में भी उसका योगदान ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो स्थायी या अस्थायी सदस्य बन पाएगा। भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के मामले में वहाँ पे विविधता होनी चाहिए। वो देश ऐसा होना चाहिए जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करे और इसके साथ ही वह देश की बड़ी आबादी भी होनी चाहिए। लेकिन देखो, बड़ी आबादी होना तो वैसे एक अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ पे ये तो बता दिया गया है कि बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, बड़ी सेना होनी चाहिए, यूएन के बजट में योगदान हो, विविधता हो, लोकतंत्र मानव अधिकारों का सम्मान करे, बड़ी आबादी हो, कितना हो, कैसे हो, ये कुछ डिफाइन नहीं किया गया है। अन्य मसले क्या रहे थे कि वीटो खत्म होना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी से मेल नहीं खाता है वीटो अधिकार। अब कुछ देशों को वीटो मिल रखा है और कुछ देशों को वीटो नहीं मिल रखा, तो ये तो एक भेदभाव हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन देशों के यूएन के घोषणा पत्र में विशेष हैसियत दी गई थी। इन 5 देशों को जिनको स्थायी सदस्यता हासिल है, इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन के घोषणा पत्र में एक विशेष हैसियत दी गई। 2 सालों की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता है। यानी कोई देश अगर अभी 2 साल पूरे किए उसने अस्थायी सदस्य के, तो उसे फिर से अस्थायी सदस्य नहीं बनाया जाएगा। और अगर वीटो ना हो तो 1945 के समान इन देशों की दिलचस्पी यूएन, अगर हम इन 5 सदस्यों को जिनके पास वीटो है, अगर इनसे वीटो वापस ले लिया जाता है तो ये भी डर रहता है कि 1945 के बाद जैसे इनको यूएन में दिलचस्पी आई वीटो पावर की वजह से, अगर वो अब नहीं होगा तो फिर इनकी कोई दिलचस्पी भी इसमें नहीं रहेगी, अपने मनमाने ढंग से काम करेंगे और यूएन की नहीं सुनेंगे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय अधिकार। यूएन ने जब अपने अस्तित्व के 60 वर्ष पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए सितंबर 2005 में इकट्ठे हुए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 60 वर्ष पूरे कब किए, तो आपको पता होना चाहिए कि यूएन ने अपने 60 वर्ष पूरे कब किए थे, तो वो 2005 में किए थे। और फिर एक सालगिरह होती है, तो सालगिरह मनाने के लिए सारे लीडर्स जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में यूएन को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ कदम उठाने का फैसला लिया। जैसे कि कौन कौन से फैसले, तो शांति संस्थापक आयोग का गठन हुआ, मानव अधिकार परिषद की स्थापना हुई, 19 जून 2006 से सक्रिय हो गई, जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जैसे सतत विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बोला जाता है, को प्राप्त करने पर सहमति हुई। फिर हर रूपरीति के आतंकवाद की निंदा की गई। एक लोकतंत्र कोष का गठन भी हुआ
ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यायिकता परिषद को समाप्त करने पर भी सहमति बनी। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की भी स्वीकृति हुई। यानी कि अगर कोई देश उसके यहाँ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं जनता पे और वो नहीं बचा पा रहा है तो विश्व बिरादरी जो बाकी के देश हैं वो उसकी हेल्प करेंगे, इस बात पे स्वीकृति बनी। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। तो भारत के क्या क्या मत हैं यूएन में सुधार को लेके, वो हम इसमें बेसिकली देखने वाले हैं। भारत ने यूएन के ढांचे में बदलाव के मसले पर कई आधारों पर समर्थन दिया है। कौन कौन से हैं वो आधार? भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि यूएन विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाए। यानी भारत इस बात पे एग्री करता है कि यूएन जो है वो अलग अलग देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में विकास बढ़ाने में अपनी ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाए। यूएन के एजेंडे में विकास का मसला प्रमुख होना चाहिए, भारत इस पे भी एग्री करता है। और भारत की बड़ी चिंता क्या है कि यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, जबकि आम सभा में तो पहले 51 देश थे और अब 193 देश हो गए, यानी उसकी तो संख्या बड़ी है। और यूएनएससी के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। यूएनएससी में आपको पता है, मैंने बहुत पीछे बताया था कि साउथ अफ्रीका का तो एक भी देश नहीं है। परिषद का विस्तार करने पर वह ज़्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज़्यादा समर्थन भी मिलेगा। यूएनएससी की सदस्य संख्या 1965 में 11 से बढ़कर 15 हो गई, यानी कि जो अस्थायी सदस्यों की संख्या थी पहले 6 होती थी, फिर 4 और बढ़ा दी तो वो 15 हो गई। लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या तो स्थिर ही रही, वो तो 5 थे और 5 के 5 ही रहे, जबकि अस्थायी सदस्य तो 6 से बढ़कर 10 हो गए। भारत यूएनएससी के स्थायी और अस्थायी सदस्य दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थन करता है। यूएन की आम सभा में ज़्यादातर विकासशील सदस्य देश हैं, इस कारण यूएनएससी के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर भी तो प्रभाव पड़ता है। कोई भी फैसला होता है तो उन विकासशील देशों पर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए यूएनएससी में उनकी भी भूमिका होनी चाहिए, उनकी भी सुनी जानी चाहिए। यूएनएससी के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। इस कारण यूएनएससी के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। यूएनएससी में अभी की अपेक्षा ज़्यादातर विकासशील देश भी होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 6 नंबर में पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का हकदार है, तो कैसे है? विश्व की सबसे बड़ी आबादी भारत में है। अब पहले वो सेकंड नंबर पे आता था इंडिया, वो फर्स्ट नंबर पे आने वाला है। समथिंग 140 करोड़ के आसपास हमारी भारत की जनसंख्या है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश अमेरिका और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भी भाग लिया है। यूएन की शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से अपनी ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। भारत जो है वो बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभर रहा है। आप गूगल सर्च करना, तो मैंने तो थोड़े टाइम पहले सर्च किया था, तो जो इंडिया है वो आर्थिक इकोनॉमी के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुका है और अब वो चौथे नंबर पे आने लगा है। आप भी एक बार सर्च करना है इसको। भारत ने यूएन के बजट में नियमित रूप से योगदान किया है और यह कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं है, हमेशा टाइम पर उन्होंने यूएन के बजट में योगदान दिया है। स्थायी सदस्य का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है, इसका फ़ायदा देश को उसकी विदेश नीति में मिलता है। तो वही बात है, मतलब कोई अगर देश जो है वो स्थायी सदस्य बनता है तो उसको फ़ायदा ऑब्वियसली होता है। भारत की स्थायी सदस्यता में समस्याएं क्या क्या आती हैं? अब हमने पीछे तो ये बात की कि भारत जो है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का हकदार है, ठीक है, उसमें ये क्वालिटीज़ हैं। लेकिन समस्या क्या आती है, क्योंकि भारत तो नहीं बन पाता है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, तो कुछ देश जो हैं वो भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना वगैरह। चाइना जो है वो वीटो का यूज़ कर देता है और भारत फिर
स्थायी सदस्य नहीं बन पाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रहता है। लोगों को लगता है कि जो भारत है उसका हमेशा पाकिस्तान से संघर्ष बना रहता है, तो उसको अगर स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो वो ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित रहते हैं। यदि भारत को शामिल किया गया तो फिर और भी तो अच्छे अच्छे देश हैं, उनको शामिल किया जाना चाहिए, जैसे जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा। लोगों को ये लगता है अगर हमने भारत को शामिल किया फिर इन देशों को भी शामिल करना पड़ेगा। कुछ देशों का विचार है कि अगर यूएनएससी में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को ज़रूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा यूएनएससी में इन देशों की नुमाइंदगी नहीं है, इसलिए इनको भी शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। तो हम यहाँ पे यही देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी 6 नंबर में कभी कभी पूछ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज की डेट में कितना प्रासंगिक है, यानी कितना रेलेवेंट है, कितने अच्छे से काम कर रहा है। तो यूएन जो है वो उतना प्रभावी नहीं है, क्योंकि अमेरिका का उस पर दबदबा रहता है। जो भी फैसले होते हैं वो अमेरिका के हितों को देखकर होते हैं। यूएसएसआर की गैर मौजूदगी में अमेरिका सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते पर यूएन की किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। तो जो अमेरिका है, पहले तो 2 सुपर पावर्स होती थी, यूएसएसआर, यूएन, लेकिन अब तो अमेरिका एक अकेली शक्ति बच गया है, ठीक है। तो वो अपनी आर्थिक ताकत के बूते पर, सैन्य ताकत के बूते पर जो फैसले होते हैं वो अपने हित में करवा लेता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी, यूएन की भी अनदेखी कर देता है, उनकी बात को भी इग्नोर कर देता है। यूएन में अमेरिका का खास प्रभाव है, वह यूएन के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो यूएन में अमेरिका देता है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका भूक्षेत्र में स्थित है। आप देखोगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अमेरिका का भूक्षेत्र में स्थित है, इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इनमें बढ़ जाता है। अमेरिका को कोई प्रस्ताव ना जचे तो वो अपने वीटो से भी उसे रोक सकता है। यूएन के महासचिव के चयन में भी अमेरिका का वजन रहता है, यानी कि उसका दबदबा रहता है उस चीज़ में भी। इस तरह यूएनओ में अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम करवा सकता है। इस संगठन ने ऐसा किया भी है। अमेरिका नेता अक्सर यूएनओ की आलोचना करते हैं, लेकिन इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर यूएनओ के जरिए सभी देशों को एक साथ किया जा सकता है। यूएनओ एक ऐसा मंच है जहां पे अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है, कुछ हद तक उसे कंट्रोल किया जा सकता है। यूएनओ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। यानी अभी तो यूएनओ है, अगर ये नहीं होगा तो दुनिया जो होगी उसकी स्थिति और बदतर होगी। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। इसे पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया जाता है। यह कल्पना करना कठिन है कि यूएनओ के बिना विश्व में 7 अरब से भी ज़्यादा, ये तो थोड़ा पुराना डाटा है, चलो एनसीईआरटी में लिखा है, मतलब इतने सारे लोग जो हैं वो यूएनओ के बिना विश्व में कैसे रहेंगे, तो ये कल्पना करना भी कठिन हो जाता है। और प्रौद्योगिकी यह सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी। ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, इसलिए यूएनओ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा। ये देखो, इस कार्टून में आपको अब यूएनओ पर अमेरिका का डोमिनेंस दिखाया गया है। एक साइड यहाँ पे ये देखो, अगर आप देखोगे दाएं हाथ में तो यहाँ पे यूएनओ का चिन्ह बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले हाथ में दिखा रखा है, बाएं हाथ में वॉर, यानी कि अमेरिका कह रहा है मेरी बात मान लो, इस तरीके से मान लो, नहीं तो फिर ये वाला तरीका अपनाया जाएगा। तो ये डोमिनेंस दिखाया जा रहा है अमेरिका का यूएनओ पर।
और भी कुछ डाटा मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें ये 2018 तक का डाटा है। यहाँ पे वीटो पावर का किस देश ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है वो दिखा रखा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे रशिया ने इस्तेमाल किया है वीटो पावर का, और सबसे कम चाइना ने किया, और जब भी किया है तो इंडिया के खिलाफ किया है। और भी कुछ डाटा हैं, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे दिखा रखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाले कौन कौन से देश हैं। ये 2019 का डाटा है। तो सबसे ज़्यादा योगदान अमेरिका देता है, फिर चाइना, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, ब्राज़ील, कनाडा। आप भारत देखोगे तो भारत 21वें नंबर पे आ रहा है, और ये 2019 का डाटा है। इसके अलावा आप ये देखो, यहाँ से भी आपके 1 मार्क क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये यूएनओ के महासचिव दिखाए गए हैं। इसमें पहले कौन थे? ट्राइगवली थे, नॉर्वे से थे ये। फिर डेग हैमरशॉट थे, ये वही हैं जिनकी हमने अभी पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी ना, ये स्वीडन से थे। यूथॉन्ट थे, ये म्यांमार से थे। ये सारे आप देख सकते हो। कोफी अन्नान, ये घाना से थे। 1997 से 2006 तक ये महासचिव रहे थे यूएनओ के। ये वही हैं जिन्होंने मानदंड बताए थे कि यूएनओ में अगर आपको यूएनएससी में स्थायी सदस्यता या अस्थायी सदस्यता चाहिए तो क्या क्या शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आप ये डाटा देख सकते हो। हमें लगता है कि 1945 में यूएनओ बना है, लेकिन इसकी शुरुआत जो थी वो अगस्त 1941 में ही हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटानी प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है, और 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी इसमें शामिल हो जाता है। यूएनओ की कुछ प्रमुख एजेंसियां भी हैं, और इनके बारे में आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है कि इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2-2 नंबर से क्वेश्चन आ जाता है इनमें, शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच से भी पूछ लिया जाता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? यह एक स्वयंसेवी संगठन है। पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए यह अभियान चलाता है, और यह संगठन मानव अधिकार से जुड़ी रिपोर्ट भी तैयार करता है और छापता भी है। सरकारों को अक्सर ये रिपोर्ट अच्छा नहीं लगता, उन्हें पसंद नहीं आता, क्योंकि एमनेस्टी का ज़्यादा जोर जो होता है वो सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर रहता है, इसलिए सरकारों को ये बात पसंद नहीं आती है। ये रिपोर्ट जो है वो मानव अधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच यह भी मानव अधिकारों की वकालत और उससे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, और यह दुनिया भर की मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। इसने बारूदी सुरंगों पर भी रोक लगाने के लिए बाल सैनिकों का प्रयोग रोकने के लिए अभियान चलाने में मदद की है। ये भी इम्पोर्टेंट है। IAEA, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखना है 1957। यह संगठन जो है IAEA, ये संगठन परमाणुक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसका इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणु सुविधाओं की जांच करते हैं, और ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए ना करें। मतलब लड़ाई झगड़े में नहीं करना है इसका, और शांतिपूर्ण उपयोग ज़्यादा करना है। इस बात का ये ध्यान रखते हैं। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसका गठन कब हुआ था? दिसंबर 1945 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है इसका? वाशिंगटन DC, अमेरिका में है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको हिंदी में बोलते हैं। यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने वाले वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। नेक्स्ट है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, और इसकी औपचारिक स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। इस बैंक की गतिविधियाँ
प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है, यानी विकासशील देशों के लिए बेसिकली ये काम करता है। और यह बैंक मानवीय विकास में शिक्षा, मानवीय विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, सिंचाई और ग्रामीण सेवाओं से जुड़े मुद्दे, पर्यावरण सुरक्षा जैसे कि प्रदूषण में कमी, इस नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना, आधारभूत ढांचा तैयार करना जैसे सड़कें, शहरी विकास, बिजली और सुशासन यानी कदाचार का विरोध करना, विधिक संस्थाओं का विकास के लिए ये काम करता है। वर्ल्ड बैंक यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है, और जो ज़्यादा गरीब देश होते हैं उनसे तो अनुदान ये वापस भी नहीं लेता है। इस अर्थ में यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है ये, और ये गैट का उत्तराधिकारी है। गैट की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। पहले गैट हुआ करता था, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। तो ये गैट का उत्तराधिकारी है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था, गैट। इसका हर फैसला सदस्य देशों की सहमति से किया जाता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान जैसे देशों की यहाँ पे दबदबा दिखाई देता है, इनकी ज़्यादा सुनी जाती है। विकासशील देशों की बहुधा शिकायत रहती है कि इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है, यानी यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कैसे काम करता है यहाँ पे ये मतलब पूरा अच्छे से पता नहीं चल पाता, और बड़ी आर्थिक ताकतें उन्हें धकियाती हैं, यानी बड़ी आर्थिक ताकतों का यहाँ पे दबदबा रहता है। नेक्स्ट है ILO। ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। 29 अक्टूबर 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को बढ़ावा देना इसका काम है। श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाना, रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध करवाना और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसके अलावा महिला और पुरुष श्रमिकों को उत्पादक कार्यों में भी सम्मिलित करना, वही महिलाएं भी काम करें, और कार्यस्थल पर सुरक्षा, समानता और स्वाभिमान की स्थिति बनवाना किसका काम है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।